हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास क्लास 12 बिपिन चंद्रा के माध्यम से आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसमें हम लोग आज यंग बंगाल आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि कुछ एनसीईआरटी पढ़ने से पहले हम लोगों को इस बात का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि यंग बंगाल आंदोलन एक्चुअल में हुआ कब, तो 19वीं सदी के तृतीय दशक के अंतिम वर्षों में हुआ, जहां पर बंगाल का ये जगह कहां है, बंगाल। तो बंगाल के बुद्धिजीवियों के बीच में एक रेडिकल ग्रुप जो है ऑर्गेनाइज्ड हुआ, संगठित हुआ, जिसके विचार काफी क्रांतिकारी थे और यही क्रांतिकारी विचारों वाला जो ऑर्गेनाइजेशन बना उसे ही हम लोग यंग मूवमेंट या यंग आंदोलन के तौर पर जानते हैं। इस यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। तो जैसा कि दिख रहा है डेरोजियो यानी हेनरी लुइस जो है डेरोजियो, इन्होंने डेरोजियो जो है इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन जो है एक तरह से एक मूवमेंट के तौर पर चलाया। जैसा कि हम लोग अभी जस्ट बात किए कि 19वीं सदी के तीसरे दशक के अंतिम वर्ष के तथा चौथे दशक के दौरान बंगाल में एक मूवमेंट चलाया गया जो बुद्धिजीवियों के बीच एक आमूलचूल परिवर्तनकारी प्रवृत्ति पैदा हुई। और ये जो है राजा राम मोहन राय, जैसा कि हम लोग को पहले से पता होगा कि राजा राम मोहन राय जो पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रह्म समाज के फाउंडर थे, तो राजा राम मोहन राय ने जो आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन जो मॉडर्न एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य किया उसी के एक अगली कड़ी के तौर पर जाना जाता है, यानी और अधिक आधुनिक यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक जैसा कि हम लोग पहले से चर्चा कर रहे हैं हेनरी विवियन डेरोजियो, जिनका जन्म 1809 में हुआ था और ये 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज के एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर के तौर पर ये शामिल हुए। यानी इनका जो है कार्यकाल जो बोला जाए, इनका वर्क बोला जाए, योगदान बोला जाए, तो 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया। डेरोजियो जो है एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति हैं जो समाज में एक बदलाव लाने की बात करते हैं, समाज में एक आधुनिक विचारधारा को प्रमोट करते हैं और इनका जो विचारधारा है वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। स्वाभाविक है, बड़ा फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक क्रांतिकारी विचारधारा है, स्वाभाविक है इनका विचार जो है काफी क्रांतिकारी है। तो क्रांतिकारी विचारों को इन्होंने अपनाया और इन्होंने इसी क्रांतिकारी विचार से जो है वहां के पढ़ने वाले जितने छात्र हैं छात्रों को इन्होंने संगठित किया, यानी छात्रों को इकट्ठा कर लिया था। इनकी खास क्या बात है, समाज में उस समय जो है चल रहा था जितने भी तरह का अंधविश्वास, जो कुरीतियां, उन सब चीज को आधुनिक विचार की कसौटी पर इन्होंने देखने का प्रयास किया। सबसे मुख्य चीज क्या है इनका है, इनका मुख्य चीज है कोई भी विचार हो उसको प्रामाणिकता, उसकी जांच होनी चाहिए, यानी किसी चीज को ऐसे ही नहीं मान लेंगे। यानी इसका मतलब है उन्होंने तर्कपूर्ण जो है लोगों को तर्कपूर्ण स्थिति में जो है करने का प्रयास, यानी तार्किक बनाने का कोशिश किया, यानी छात्रों को तार्किकता की ओर जो है आगे बढ़ाया, चूंकि प्रामाणिकता की जांच करना। दूसरा, चूंकि ये रेवोल्यूशन यानी क्रांति से जुड़े हुए व्यक्ति यानी उसके विचारों से प्रभावित थे, तो स्वतंत्रता और समानता जैसे विचार तो इनके होंगे ही। अब जहां पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस बात को हमको हमेशा ध्यान रखना होगा कि भाई विवियन डेरोजियो जो है, जो तीन विचार जो है उनके मुख्यतः हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं जो प्रमुख है। एक तो सबसे पहला चीज है फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होने के कारण इनमें जो है क्या है, समानता, स्वतंत्रता से प्रेम करने और सत्य की पूजा करने के लिए ये प्रेरित करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि हर बात को जो है तर्क की कसौटी पर यानी प्रामाणिकता की जांच पर बल दिया गया। तो स्वाभाविक है इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो डेरोजियन कहलाए। जो यंग बंगाल मूवमेंट में जितने लोग जुड़े थे, इनके जो स्टूडेंट्स थे, जैसा कि हमने बताया छात्र छात्राओं को जोड़ा था, डेरोजियन कहलाए और यंग बंगाल भी इनको कहा जाने लगा। वो ऐसे लोगों को जोड़ा जो प्रचंड यानी एक कह सकते हैं कि एकदम देशभक्त थे, जिसमें कोई शंका या कोई भी ऐसी चीज नहीं किया जा सकता। इसीलिए इनको बोला भी जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि। तो पिटिका कभी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं पर भी अगर आ जाता है तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा डेरोजियो जो है वो क्या है, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि के तौर पर इनको जाना जाता है।
अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखना है इनके लिए और भी है, चूंकि इनका काफी विचार है तो इनके लिए जो है कई तरह के विचार और देखे जा सकते हैं। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट बात इनके लिए है कि इनके लिए कई लोग जो है, उदाहरण के लिए देखा जाता है 27 में लिखा गया है, जो बहुत ज्यादा आप ध्यान रखें, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं माना जाता है, पर फिर भी आप ध्यान सकते हैं कि मेरे देश बीती हुई गरिमा के दिनों में, यानी पुराने जो गरिमा हमारे देश का है, उन सब चीजों के बारे में इन्होंने बताया है। स्वाभाविक है, इनके एक बड़ा परम शिष्य हैं काशी प्रसाद घोष, इन्होंने भी कुछ इनके बारे में लिखा है। तो दोनों चीज जो है हमको ध्यान रखने वाली बात है कि बस इसको ध्यान रखना है, और मेन जो पॉइंट है हमको याद रखना है क्या चीज, तो हमको याद रखना है कि डेरेजियो का उसकी क्रांतिकारी विचारधारा के कारण उनको हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया। यानी डेरेजियो को 1831 में हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया, चूंकि काफी क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत, यानी कहने का मतलब उसके बाद ही कुछ समय बाद, काफी युवा अवस्था में थे, 22 वर्ष की उम्र में थे, और इनकी मृत्यु हो जाती है हैजे से। तो एक पीटी का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि इनकी मृत्यु युवा अवस्था में हो गई हैजा से। मगर उनके अनुयायियों ने उनकी विचारों को, उनकी बातों को आगे तक प्रमोट किया, इसीलिए यंग बंगाल आंदोलन में उनके छात्र छात्राओं का काफी योगदान माना जाता है। सबसे प्रमुख चीज है इनका विचारों में क्या क्या खास था। उस समय समाज में चली आ रही थी जो रीति रिवाज, जो भी चीजें थी, उन सब चीजों की इन्होंने घोर आलोचना की। नारी अधिकार के पक्के हिमायती थे, यानी एक पॉइंट याद रख लेना हम लोगों को, यंग बंगाल मूवमेंट का मूल तंत्र है नारी शिक्षा, नारी अधिकार के बारे में इन्होंने कहा है। तो फिर से अगर आप पीछे बैक जाइएगा तो 2-3 पॉइंट हमने अभी चर्चा किया था, उस 2-3 पॉइंट के साथ एक पॉइंट और जोड़ लिया जाए कि नारी शिक्षा और नारी अधिकारों के पक्के हिमायती थे, जैसा कि आपको यहां पर दिख भी रहा है, पॉइंट आउट कर रहे हैं नारी शिक्षा के बारे में। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, इनके विचार में जो है, कहने का मतलब समाज में जो भी परिवर्तन है, सामाजिक उत्थान के लिए भी इन्होंने कार्य किया। एक बड़ा खास बात है कि किसानों की स्थिति को लेकर भी इन्होंने आवाज उठाया, यानी कहा जा सकता है कि समाज सुधार के दिशा में विवियन डेरेजियो का योगदान बड़ा उल्लेखनीय है। समाज सुधार में इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। फिर से इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के पढ़ने के लिए। डेरेजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना करी। यही कारण है जब समाज में उन्होंने इतने अच्छे विचारों को दिया तो उनके जो स्टूडेंट्स थे, जो उन्होंने अपने समर्थक जो उनके थे, उन्हें जीने मरने की, सद्गुणों को अपनाने के लिए तथा उनके आचरण को काफी हद तक अपने लाइफ में अडॉप्ट किया और उसे प्रोत्साहित भी किया। इसी कारण से यंग बंगाल आंदोलन में बहुत क्रांतिकारी विचार जो है उस समय के समकालीन काल की जुड़ी हुई थी, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों को अत्याचार से रैयतों की सुरक्षा, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, किसानों के बारे में सवाल को नहीं उठाया, बल्कि भारतीय समाज में ऐसा कोई भी समूह नहीं था जो इनके विचारों से प्रभावित नहीं था। इसके अलावा सरकारी उच्च सेवा में भारतीयों को रोजगार दिलाना, यह सब इनका एक प्रमुख चीज माना जाता है। तो स्वाभाविक है इन्होंने जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रश्नों को उस काल के समाचार पत्र, सार्वजनिक संस्था और शिक्षित करने का प्रयास किया, यानी लोगों में आधुनिक विचारों को प्रमोट किया। और इसी कारण से उस समय का तत्कालिक, चूंकि आपको पता है कि उस समय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में, हमने पहला कड़ी में बोला भी था, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, इस्तेहार के माध्यम से लोगों को के सामने प्रस्तुत किया गया। तो इसमें यह चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि शिक्षित करने की जो राजा राम मोहन राय की परंपरा का था उसको आगे बढ़ाया। इसीलिए कभी अगर सब्जेक्टिव फॉर्मेट में याद रखना हो, कभी लिखना हो, तो हम लोग बोला भी था कि राजा राम मोहन राय प्रारंभिक व्यक्ति हैं, पहले विचारक हैं जिन्होंने समाज में बदलाव लाने की बात की थी। इसीलिए उनको हम लोग नौ प्रभात का तारा और ये सब हम लोग अग्रदूत के तौर पर देखा था।
अगर लिखना होगा तो इस बात को बिंदुवार हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के विचारों की अगली कड़ी जो है वो विवियन डिरेजियो भी दिखते हैं, क्योंकि उनके विचारों को ही आगे बढ़ाया, जैसा कि यहां पर पॉइंट आउट हो रहा है। जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रश्नों को समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं और संस्थाओं के माध्यम से शिक्षित करने का प्रयास किया, जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा किया जा रहा था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने इसी कड़ी में, चूंकि हमने बोला समाज के प्रत्येक तबके, भारतीय मजदूर के साथ बेहतर व्यवहार, जूरी द्वारा मुकदमों की सुनवाई, अत्याचार जमींदार, जैसा कि अभी हमने पॉइंट आउट किया था, जमींदार के अत्याचार से रैयतों की सुरक्षा, ये सारे चीजों को इन्होंने जो है अपने इसमें लाने का प्रयास किया। जैसा कि हमने बताया भी था, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना। इसीलिए डेरेजियो के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोलते हैं कि डेरेजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत के तौर पर जाना जाता है, हमारी जाति के पिता के तौर पर इनको जाना जाता है। स्वाभाविक सी बात है, डेरेजियो समाज में एक बड़ा बदलाव, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया। अब दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, ब्रह्म समाज। जैसा कि हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में जो हुआ था, हम लोग पहले से पता है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब है कि राजा राम मोहन राय के विचार, यानी कि जो विचार थे ब्रह्म समाज में थे, और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। तो अगला हम लोग का कड़ी जो है हमारे एनसीईआरटी का पॉइंट है, राजा राम मोहन राय जैसे ही 1830 में इंग्लैंड चले गए थे, तो ब्रह्म समाज के कार्य को उन्होंने जो है एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया था। आपको शायद याद होगा, प्रीलिम्स पॉइंट के तरह से याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के तौर पर देख सकते हैं। नाम है उनका रामचंद्र विद्या बागीश। याद रखेंगे पॉइंट को हम लोग, रामचंद्र विद्या बागीश। यानी अगर कोई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ब्रह्म समाज में जब राजा राम मोहन राय जो हैं जब इंग्लैंड चले गए 1830 में, जैसा कि पता है अकबर द्वितीय के केस की पैरवी के सिलसिले में, तो उसके बाद ब्रह्म समाज का कार्यभार जो है किनके हाथ में पहले आ गया था? रामचंद्र विद्या बागीश। और रामचंद्र विद्या बागीश के बाद अगला जो है ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता के तौर पर हुए, उनका नाम है देवेंद्रनाथ ठाकुर। जो देख रहे हैं ये देवेंद्रनाथ ठाकुर है। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान रखने वाली बात है। कैसे कड़ी के हम लोग देखेंगे, राजा राम मोहन राय, उसके बाद रामचंद्र विद्या बागीश, उसके बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर। अब आते हैं ब्रह्म समाज जैसे ही बना, उससे कोई खास मतलब अपना विचार है वहां पर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ लिखा हुआ है, तो हमको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा, कौन सा है तो ध्यान रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा के नाम से इन्होंने एक सभा बनाया, एक संस्था बनाया था, और यहीं से जो है तो एक पत्रिका भी निकाला था, तत्वबोधिनी पत्रिका का नाम है। तो 1839 में याद रखिएगा तत्वबोधिनी नाम से इन्होंने सभा बनाया था, जिसमें जो है उस समय जो है अक्षय कुमार दत्त, उसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। तो कहने का मतलब दो पॉइंट और याद रखेंगे हम लोग को। तत्वबोधिनी एक पत्रिका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए याद रखना है। तत्वबोधिनी पत्रिका है, तत्वबोधिनी सभा द्वारा चलाया गया है। तत्वबोधिनी का गठन, फॉर्मेशन किसने किया था? तो नाम है देवेंद्रनाथ ठाकुर। और इसके साथ संस्था के साथ जुड़े कौन कौन थे? एक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा है अक्षय कुमार दत्त। क्लियर हो गया? अब ये तत्वबोधिनी सभा और उसके प्रमुख जो है पत्रिका में बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ाया। यानी तत्वबोधिनी में कौन से लैंग्वेज में है? तो बांग्ला भाषा से रिलेटेड है, और इसको क्या किया, समाज में वहां पर के समाज के बारे में जो है इसमें चित्रण प्रस्तुत किया।
1843 में जब वो ब्रह्म समाज के जो है पुनर्गठन किया, जैसा कि हमने बताया 1843 में जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर जो है ये क्या हो गए, तो ब्रह्म समाज को इन्होंने पुनर्गठित किया। जैसे ही पुनर्गठित किया, कुछ अच्छे विचारों को ये लाएंगे, स्वाभाविक है यहां पर विचार में अच्छे विचार में याद रखेंगे। इन्होंने विधवा पुनः विवाह, बहुविवाह का उन्मूलन, बहुविवाह कहने का मतलब मोर देन वन मैरिज यानी पॉलीगैमी की बात कर रहे हैं, नारी शिक्षा की बात कर रहे हैं, रैयत या रैयत का मतलब होता है किसान, किसान की दशा में सुधार, और आत्म संयम आंदोलन का एक प्रमुख बिंदु बना। फिर से इस बात को ध्यान रखेंगे, इन्होंने समाज में उत्थान लाने का प्रयास किया। तो यह एक बड़ी खासियत है, इनकी विशेषता है जो देखने को हम लोगों को मिलता है। सबसे बड़ा चीज है, भारत में उस समय एक दूसरा बड़ा व्यक्तित्व उभर कर सामने आ रहा था, और यह व्यक्तित्व है उस समय के हिसाब से याद रखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत है, समाज के एक बड़े अच्छे विद्वान, समाज सुधारक के तौर पर जाने जाते हैं, और सबसे बड़ा चीज है इन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज सुधार के लिए। जन्म इनका 1820 में एक निहायत ही गरीब परिवार में हुआ था, उनको शिक्षित किया गया, काफी कठिनाई काफी संघर्ष के साथ इन्होंने अपना अध्ययन किया था, और 1851 में संस्कृत कॉलेज के ये प्रिंसिपल के पद पर आ गए थे। ये इनका जीवन हो गया, ये इनका जीवनी हो गया। संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, ये भी जानना चाहिए हमको कि संस्कृत के एक बड़े विद्वान के तौर पर है। और सबसे बड़ी चीज है, इन्होंने एक पाश्चात्य विचारधारा को भी बहुत हद तक पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, यानी उनके दिमाग दरवाजे पाश्चात्य चिंतन के लिए बिल्कुल खुले थे। यानी उन्होंने संस्कृत तो पढ़ा, मगर साथ में वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कंसेप्ट थॉट को भी वो अडॉप्ट करने के लिए तैयार थे। ऐसा नहीं था कि एकदम जड़त्व के तौर पर है, एकदम रिजिड है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने जो है अच्छे चरित्र, महान सच्चरित्र, प्रखर प्रतिभा में निहित थी इनमें, सब इन्हीं का जीवनी से संबंधित पॉइंट हो गया आपका, है ना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि उनका नैतिक गुण, उसका चरित्र और मानवतावाद जो है, ये जो दो तीन चीजें इनके पूरे जीवन के लिए बोला जाता है, इनको अगर डिफाइन करना हुआ शॉर्टकट में तो हम लोग कह सकते हैं वो सच्चरित्र व्यक्ति थे, मानवतावाद से प्रेरित थे, और उनमें नैतिक गुण भरा हुआ था। इस सब चीजों के माध्यम से जो है माना जाता है कि वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे। स्वाभाविक है, इसके आड़े जो है उनकी सरकारी सेवा आ रही थी, चूंकि उस काल में ब्रिटिश काल है, कॉलोनियल सिस्टम है, तो ब्रिटिश काल होने के कारण उनका जो है इस चीज को, यानी जो वो करना चाह रहे थे अच्छा काम, उसमें वो रोक रहा था, हर्डल बन रहा था। बहुत सारे लोग होते हैं सरकारी जॉब कर लेते हैं, और सरकारी जॉब करने के बाद वो जो करना चाहते हैं समाज में, जो बदलाव लाना चाहते हैं, नहीं ला पाते हैं, तो लास्ट में वो जॉब से क्विट कर जाते हैं। इन्होंने भी वही काम किया, सरकारी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर पाए और गरीबों के प्रति उदारता डालने वाले थे, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, वहां से वो दूरी बना लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है इनके लिए कि आधुनिक भारत के निर्माण में इस विद्यासागर, यानी इन विद्यासागर का जो है काफी योगदान है। यानी आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान है। ये कभी भी मेंस लिखना हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिखना हो, बिल्कुल इनका पॉइंट याद रखेंगे। संस्कृत को पढ़ाने में, लोगों तक प्रमोट करने के लिए काफी इन्होंने नई नई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया, जैसा देख भी रहे हैं। एक और चीज है कि इन्होंने एक बांग्ला वर्णमाला लिखी जो कि आज तक इस्तेमाल में आती है। यह भी एक बड़ी खास चीज है। हालांकि बांग्ला व्याकरण के संकलन करता राजा राम मोहन राय, जबकि हमने बोला क्या, इनके बारे में ध्यान रखना, बांग्ला वर्णमाला लिखी जो क्या किया इन्होंने, आज तक इस्तेमाल में होती है। खास करके उनके रचनाओं द्वारा बांग्ला में आधुनिक गद्य शैली का विकास में भी योगदान दिया। तो याद रखना है, इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बांग्ला में आधुनिक गद्य शैली, यानी आपको पता है लेखन की एक शैली है, इसके विकास में इन्होंने सहायता दिया। और सबसे बड़ा चीज है, संस्कृत पढ़ने के लिए गैर ब्राह्मणों को भी इन्होंने क्या कर दिया, उसके दरवाजे भी खोलवा दिए। ये एक समाज में बदलाव है, क्योंकि उस दौर में समाज में केवल ब्राह्मण ही जो है संस्कृत अध्ययन कर पाते थे, इन्होंने उसके लिए भी दरवाजे खोल दिए। एक बड़ी खास बात है, यानी विद्यार्थियों के लिए खोले, जिसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने समाज में जो था वो एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया।
एक और बड़ी चीज है, उन्होंने सबसे बड़ा योगदान जो हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव में याद रखते हैं, उन्होंने विधवा पुनः विवाह को लेकर समाज में एक उल्लेखनीय योगदान दिया। उस महिलाओं की दशा में, नारी दशा यानी महिलाओं की दशा में बदलाव लाने की बात कही, यानी महिलाओं के दशा में सुधार पर इन्होंने दिया, यानी दशा में सुधार पर चर्चा किया और सुधार लाने का एक बीड़ा उठाया, एक प्रण किया। 1855 के अंतिम दिनों में खास करके उस समय समाज में सरकार के माध्यम से बड़ी संख्या में याचिकाएं दी गई महिलाओं की सुधार को लेकर, महिलाओं के जो है समाज में स्थिति को लेकर बदल, चूंकि विधवा की स्थिति बहुत खराब रहती है समाज में, और प्राचीन काल यानी आप उस काल में आप अगर अध्ययन कीजिएगा तो महिलाओं के साथ बड़ा खराब व्यवहार होता था। अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उनका जो है जीवन नरकीय हो जाता था, उनको सात्विक जीवन जीना पड़ता था, उनको खान पान, उनका रहन सहन सभी चीज में जो है फाउंडेशन लगा हुआ था। उसी चीज को बदलने का कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं के प्रयास से विधवा पुनः विवाह हिंदू मैरिज एक्ट में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की गई। 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की ही प्रेरणा से, उन्हीं की देख रेख में जो है उस समय विधवा विवाह पुनः यानी विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया गया, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता ही होगा। जो है इस समय जो है डलहौजी के समय आया था और जो है प्रस्तुत किया गया था और कैनिंग के समय पारित किया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ लोग कहते हैं इसको प्रत्यक्षदर्शी जो है विधवा पुनः विवाह को जो है दूसरे तरह से देखते हैं, तो देखते हैं, मैं यह दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा जब पंडित विद्यासागर अपने मित्र दूल्हे के साथ एक बड़ी बारात में आगे आगे, तब दर्शकों की भीड़ इतनी बड़ी थी कि घूमने फिरने के लिए 1 इंच की जगह भी नहीं थी। कई लोग बड़े नालों में गिर गए। उन दिनों कलकत्ता के सड़कों के किनारे बड़े बड़े नाले हुआ करते थे। कहने का मतलब है, किसी ने खास लिखा है, चर्चा किया है कि भाई जब ये जिस दिन शादी करवाने के लिए निकले थे तो उस समय समाज में जो है बड़ा बदलाव दिख रहा था, लोग भीड़ लगाए हुए थे और इन्होंने न केवल कहा बल्कि अपने जीवन में भी इसको अडॉप्ट किया। तो ये पूरा वर्णन दिया हुआ है, विचारधारा दिया गया है इनका कि इनके विचार से समाज किस प्रकार से प्रभावित हो रहा था। स्वाभाविक है, इसका इन्हीं के प्रयासों के बाद 25 विधवाओं ने जो है पुनः विवाह किया, यानी 25 विधवा पुनः विवाह अधिनियम हुआ, यानी 25 विधवाओं ने क्या कर दिया, यहां पर विवाह किया, उनका शादी करवाया गया, यानी विधवाओं का शादी हुआ। हालांकि उनके जीवन भर जो है उन्होंने जो है कई आंदोलन ऐसा चलाया, खास करके नारी शिक्षा को लेकर उन्होंने काफी गहरी दिलचस्पी की। 25 बालिका विद्यालयों की स्थापना करवाई और उन सब के माध्यम से नारी की स्थिति को बदलने का काफी प्रयास किया। तो जो मुख्य बिंदु है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे प्रमुख चीज है एनसीईआरटी में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और किस पॉइंट को जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट पे लिया जाए और किस पॉइंट को सब्जेक्टिव फॉर्मेट पे देखा जाए, यह बेहद जरूरी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बैथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कलकत्ता में हुआ है। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, उन्होंने यानी जैसा कि हम लोग अभी बता भी रहे थे कि नारी शिक्षा पर उन्होंने काफी प्रयास, हालांकि बहुत ज्यादा डायरेक्ट तो नहीं मगर जो है काफी जो है विचार इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो कहने का मतलब है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो मेन रोल है वो समाज में महिला उत्थान से प्रेरित है। महिलाओं के उत्थान में वो काफी बढ़कर चढ़कर योगदान दिया। स्वाभाविक है कई बार उनको सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा, लोगों ने उनको काफी जो है उस पर प्रहार किया, जैसा कि बहुत सारे पॉइंट्स में आपको लिखा हुआ है। कई लोग जो है गलत गलत धारणाएं दे उस समय पाले हुए रखते थे कि अगर शिक्षित महिलाएं होंगी तो अपने पति को की बात नहीं मानेंगी, पति के ऊपर हावी हो जाएंगी, ऐसा बहुत सारे विचार। सभी चीज का खंडन करते हैं उन्होंने समाज में नारी शिक्षा, नारी को आगे प्रमोट करने का प्रयास किया। तो सबसे बड़ा चीज है इनका विचारधारा में अगर देखा जाए तो बैथुन स्कूल की स्थापना से स्वाभाविक है उन्होंने काफी आगे प्रमोट करने का प्रयास किया। हालांकि हम लोगों को जैसे ही पता है कि आधुनिक शिक्षा का जो है उस समय से प्रचार प्रसार चल रहा था और ईसाई मिशनरी जो है भारत में कई जगह घूम घूम कर जो है नारी शिक्षा और शिक्षा को प्रमोट करने की प्रयास कर रहे थे, खास करके आधुनिक शिक्षा को जो है उठा रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। अब गौर कीजिएगा, हालांकि ईसाई मिशनरी की शिक्षा में एक बड़ा प्रॉब्लम था कि
केवल वो ईसाई यानी ईसाई धर्म प्रचारकों ने ईसाई धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया, जो कि वो सफल नहीं हो पाए, जबकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कई अन्य जो उस समय के समाज सुधारक हैं जिनका प्रयास जो है काबिल तारीफ है, जिसके कारण आज जो है महिलाएं एक सशक्त रूप में, एक व्यवस्थित रूप में नजर आ रही हैं, और इन सब का योगदान जो है हमारे समाज सुधारकों को जाता है। तो आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।